नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं आज उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज के इस टॉपिक को दरअसल आप जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से जोड़कर देख सकते हैं, भारतीय समाज से जोड़कर देख सकते हैं। और कहीं न कहीं एक खंड, एक हिस्सा इसका जो है वो दरअसल आपके इकोनॉमी पक्ष से भी जुड़ता है, तो पेपर 3 से भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। और आज जो टॉपिक है दरअसल ये है भारत के शहरीकरण परिदृश्य में परिवर्तन। काफी दिनों से हम सभी अलग-अलग टॉपिक को एक व्याख्यान के तौर पे देख रहे हैं। आज कुछ अलग इसलिए भी है क्योंकि संभवतः आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इतना भारत के पास क्या-क्या चुनौतियां विशेष तौर पे विशेष तौर पे शहरी व्यवस्थाओं को लेकर। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार व्यवस्थाओं को लेकर मैं साउंड चेक कर लूं, which is fine this side। तो भारत के शहरी परिदृश्य में जो बदलाव है, इस बदलाव को आज देखने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक को जिस प्रश्न के माध्यम से देखेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा कि भारतीय शहरों का शासन, कार्य ढांचा एवं शहर से जुड़े प्रमुख मुद्दे। स्वाभाविक तौर पे शहरों में किस प्रकार की लोकल बॉडीज होती है, वो कैसे काम करता है, उनके समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं। संभवतः आज के सेशन में हम इस सवाल का जवाब या यूं कहें हल ढूंढ सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और भारत में सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में शहरीकरण जो कार्य ढांचा है, एक सेकेंड बफरिंग हुआ, मैं एक बार फिर से साउंड। भारत में शहरीकरण जो कार्य ढांचा है, तो भारत में शहरीकरण का जो कार्य का ढांचा क्या है, विशेष तौर पे ये समझे अपने लहजे में कि जो शहर है विशेष तौर पे उसमें किस प्रकार के संस्थागत प्रयास हैं जिसके माध्यम से जो गवर्नेंस है वो की जाती है। विशेष तौर पे हमारी जो एक दृष्टिकोण होगा 1992 में जो एक संशोधन हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992, उसके सापेक्ष में जो बदलाव हुए उस बदलाव को केंद्र में रखकर हम इस पूरे प्रयास को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उससे पहले भी आपको पता ही होगा, आजादी के बाद से ही कई ऐसे समिति आए दरअसल जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्थाओं को परिकलित या यूं कहें कि व्यवस्थित करने का जो एक सुझाव है, रिपोर्ट है दिया। लेकिन बहुत दिनों के बाद तकरीबन 90 के दशक में 1992 में इसे संवैधानिक अधिकार अगर कह ले तो मिलता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया ही कि 74वां संविधान संशोधन दरअसल, तो इस संविधान संशोधन के बाद कैसे विशेष तौर पर भारतीय जो शहरीकरण है उसके कार्य ढांचा में बदलाव हुआ, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और संभवतः आज ये भी आप जान पाएंगे कि अगर आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर की चुनौतियां क्या हैं, और अगर आप आने वाले समय में उस शहर की किसी बड़ी पोस्ट या फिर कह लें संस्था का हिस्सा बन पाते हैं, उस तंत्र का हिस्सा बन पाते हैं, तो कैसे आप उसे बेहतर कर पाएंगे, कैसे आप अपना जो योगदान है वो दे पाएंगे। तो चलिए इसी क्रम के साथ पहली बात समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो शहरी कार्य ढांचा है वो क्या है। इसको समझने से पहले एक बात, दरअसल मैं इस बिंदु को 3 खंडों में बांटकर देखेंगे। पहली बात तो ये कि संवैधानिक अधिकार क्या है, मतलब ये कि जो भी यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज बनाए गए, गर्मी कुछ ज्यादा ही है आजकल, खैर। तो मैं ये कह रहा था कि जो शहरी स्थानीय निकाय जिसे हम यूएलबी कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, वो बनाए गए, उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी। सीधे तौर पे बिना किसी भूमिका के बात करें तो हमारे शहर में दरअसल हमारे देश की जो शहर है या यूं कह ले जो यूएलबी है, अर्बन लोकल बॉडीज, वो 3 प्रकार से यूं कहें तो कार्य करता है। आपने नाम सुना भी होगा संभवतः। एक होता है नगर निगम, दूसरा होता है नगर परिषद और तीसरा होता है नगर पंचायत। नगर निगम बड़े शहरों के लिए, पंचायत जो है वो दरअसल छोटे शहर या फिर मिक्स शहर कह लें, जहाँ ना ज्यादा शहर है ना ज्यादा गांव है। इसके लिए एक शब्द होता है ग्रामीण शहर, है ना, शहरी ग्रामीण दोनों जो भी आप कह लें, इनके लिए होता है नगर पंचायत। नगर परिषद मध्यम शहर के लिए,
अब ये टीयर 2, टीयर 3 शहर कौन से हैं, मध्यम और बड़े शहर कौन सा, ये डिसाइड होता है तकरीबन जनसंख्या के आधार पे। तो हमारा तो और नगर निगम, सॉरी कुछ, एक सेकेंड। खैर, तो समस्याएं क्यों मुझे दिख रहा है, खैर आई होप उधर साउंड वगैरह प्रॉपर होगा, कोई समस्याएं नहीं होगी। हाँ सही है। तो दरअसल हम ये कह रहे थे कि 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद, जो जनसंख्या के आधार पर ये होता है। मैं इसको इसलिए ये कहना चाह रहा दरअसल, ये मतलब ये कैटेगराइजेशन को मैंने इसलिए भी उल्लेखित किया क्योंकि आगे जब हम इसके उपाय में, बेहतर करने के उपाय में देखेंगे तो वहां ये भी बात कही जाएगी कि जो शहर निकाय है, जैसे नगर निगम है, मान लीजिए दिल्ली नगर निगम हम कह लें, है ना, तो इस नगर निगम के सिर्फ एक ही निकाय है दरअसल, और दरअसल सुधार में ये बातें कही जाती है कि अब आप जितना ज्यादा स्तरीकरण करेंगे, मतलब आपने तो एक बना दिया, चलो नगर निगम हो गया, इस नगर निगम के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो एक तरफ बहुत ज्यादा है, मतलब डेवलप के क्षेत्र में, और एक बहुत कम है, मतलब कि जिसे हम झुग्गी झोपड़ी वाले कह देते हैं। तो ये बातें कही जाती है, जो क्षमता आगे विस्तार से आज ही देखेंगे, कि जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया है उसके लिए एक अलग निकाय हो, और जो डेवलपिंग एरिया है उसके लिए एक अलग निकाय हो, और ये जो छूट गया या यूं कह ले झुग्गी झोपड़ी वाला जो एक एरिया उसके लिए अलग निकाय हो। ऐसा कर देने मात्र से, ऐसी जो रिपोर्ट आती है, ऐसी स्टडी आई कि अगर ऐसा हो पाता है तो भारत का जो एक शहरी विकास है वो प्रॉपर तरीके से संतुलितता के साथ आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मैंने आपको ये 3 बातें गिनाई आपको। तो ये थे कुछ संवैधानिक अधिकार जो मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 1992 में 74 अमेंडमेंट से इसे दर्जा मिला। बहरहाल अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जो इसकी संरचनाएं हैं, विशेष तौर पे संस्थागत संरचनाएं कहने का आशय यह हुआ कि ऐसे तंत्र जो यहाँ के गवर्नेंस को, ये कहें तो देखेगा, यहाँ के गवर्नेंस को परिचालन में एक जो भूमिका है वो निभाएगा। 3 स्तर पे जो गवर्नेंस है, ये कहें तो जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में पहला स्तरीय दरअसल निर्वाचित विंग, दूसरा है जिसे हम सरकार के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, आयुक्त दरअसल, है ना, और यहाँ का आयुक्त कौन है मुझे नहीं पता, पर जो भी आयुक्त होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर होता है और राज्य सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वो नियुक्त किए जाते हैं। तो इसलिए मेरे जहन के लिए कुछ ज्यादा, हालांकि मैंने जब देखा भी कि नगर आयुक्त के क्या क्या कार्य हैं, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, मेरी मतलब उत्कंठ इच्छा रही जानने की, तो अंततः बातें ये समझ आई कि वो सिर्फ मोहरा मात्र हैं, इनकी सारी शक्तियां राज्य सरकार के अंतर्गत ही है और नाम मात्र की शक्तियां हैं। तो ये बातें हैं, और ये भी एक प्रकार का जो ड्रॉबैक है विशेष तौर पर आपके अर्बन लोकल बॉडीज में, उसमें से एक है। तो त्रिस्तरीय संस्था संरचना के आधार पर पहली बात है निर्वाचन विंग के तौर पे कहा, मतलब ये कि निर्वाचन विंग मतलब ये कि जो पब्लिक के द्वारा, ये कहें तो इलेक्ट किया जाता है, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए गए में 2 लोग विशेष तौर पे आते हैं, एक महापौर और दूसरा होता है और नगर परिषद में, है ना, नगर परिषद। तो पहला निर्वाचन विंग, दूसरा सरकार के द्वारा, विशेष तौर पर राज्य सरकार के द्वारा आयुक्त जो ये कहें तो नियुक्त होता है वो, तीसरी और प्रमुख जो होती है, और कहीं ना कहीं ये आपका, जैसे आपके शरीर के लिए जो इकाई है दरअसल कोशिका, है ना, कोशिका के मिलकर आपके ये बनते हैं, उसी प्रकार से अर्बन लोकल बॉडीज हैं या फिर ग्राम पंचायत की जो एक परिकल्पना है, उसके जो मूल है वो दरअसल वार्ड समिति है। तो वार्ड समिति स्वाभाविक तौर पे ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि आगे मैं एक बात ये कहूंगा, और मैं अभी संशय में हूँ, अभी कहूँ या बाद में ही कहूंगा, क्योंकि वहां और भी ज्यादा विस्तार से बातें समझ आएगी। तो खैर, कभी कभी आपके जो विचार हैं
है ना, प्रॉपर तरीके से व्यक्त नहीं हो पाते, और मैं ऐसा फील कर रहा था अभी कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट हाँ, थोड़े से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, है ना, ये लेने के बाद आप ये हो पाते हो। तो दरअसल हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि भारत में जो शहरी ढांचा है, और इस शहरी ढांचा को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की ओर उन्मुख करने के लिए किन किन प्रकार के यंत्र तंत्र हैं। पहले तंत्र में हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो यूएलबी है, अर्बन लोकल बॉडी, उसके संवैधानिक अधिकार की बात हमने करी कि कब इसे संवैधानिक अधिकार मिला। अब ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके अधिकार मिलने के बाद इसमें जो तंत्र है जिसके माध्यम से गवर्नेंस सुनिश्चित की जाएगी, इनके माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे संविधान संशोधन के माध्यम से ही 12वीं सूची ऐड करी गई थी, और उस 12वीं सूची में 18 ऐसे बातों को उल्लेखित किया गया था जिसमें यूं कहें तो अधिकार दिया गया इन लोकल बॉडीज को कि वो कानून बना सके, सॉरी, वो एक तरीके से इसे संचालित कर सके। उन 18 में से कुछ की बात करें तो जल आपूर्ति की बात कही गई, जो ठोस प्रबंधन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उसकी बात कही गई, है ना, और फिर स्वास्थ्य, जो लोकल यू कहें तो हेल्थ है, उसको प्रॉपर तरीके से सुनिश्चित करने हेतु इनको एक आप कह सकते हैं काम दिया गया, काम सौंपा गया। तो ये थे कुछ संस्थागत संरचना जिसके माध्यम से ये चीजें देखी गई। आइए अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि भारत के शहरी क्षेत्रों से जो जुड़े प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या हैं। मैं कई बार अपने आर्टिकल्स में ये पढ़ा है कि गर्मी आने के बाद संभवतः आपकी जो एक क्रिएटिविटी है वो कम जाती है, और मैं अभी फील कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरे ऊपर थोड़ी सी गर्मी आती है, मैं वो करता हूँ, मैं फैन ऑन नहीं कर रहा क्योंकि इसकी आवाज में प्रॉपर घरघराहट प्रकार की आती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है 45 मिनट के आसपास अगर मैं इस तरीके से रहूंगा, 1 घंटे के आसपास, तो मेरी सेहत भी प्रॉपर तरीके से सही रहेगी, क्योंकि पसीना निकलना बहुत जरूरी है। तो खैर, तो आइए उन सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और भारत के शहरी क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में, इस क्रम में सबसे पहली बात ये कही जा रही है, शहरी असमानता और पृथक्करण। शहरी असमानता, पृथक्करण बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के इन शहरों के लिए इसलिए भी है क्योंकि अभी अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करें, है ना, सतत विकास की बात करें, तो सतत विकास तभी संभव हो पाएगा क्योंकि सतत विकास के मूल में यही बातें हैं कि सभी का विकास हो। हालांकि जब आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित, डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो ग्रीन एनर्जी जैसी चीजों को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है। और एक लफ्जों में कहें तो आप इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करें कि आप भी प्रयोग कर पाए और आने वाले फ्यूचर जो जनरेशन है, जो आपके वही जनरेशन जो है उनके लिए भी रहे। इस प्रकार की क्रियाविधि को ही दरअसल सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उससे जोड़कर देखी जाती है। फिलहाल यहाँ बात करी जा रही कि जो शहरी असमानता है, आपने देखा होगा, आप जिस भी शहर में रह रहे होंगे वहाँ बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले, बड़े बड़े आलीशान जो पता नहीं कितने कितने मंजिलों का ये होता है, आई मीन बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है, इमारतें होती है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बस्तियां हैं जो अनौपचारिक रूप से हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ी जैसी स्थिति है, वो मैं ये कह रहा। और ये चीजें आपको एक डेटा के साथ में बताता हूँ। सीएजी ने ये बातें कही और उन्होंने ये कहा था सीधे तौर पे कि हमारे देश में दरअसल आज भी 25% शहरी निर्धनता है। मतलब ये कि हमारे देश के शहरों में अगर 100 लोग हैं तो 25 लोग दरअसल बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं, और ये वही लोग हैं जो कि झोपड़ियों में रहते हैं। तो एक असमानता की बात कही गई, एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट की बात कहा गया कि एक तरफ तो आपके शहर में बहुत बड़े बड़े इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी यू कह ले तो जो फैसिलिटीज है दरअसल वो है, दूसरी तरफ उसी शहर के एक दूसरे कोने में ऐसे लोग भी हैं जिनको आज अगर अभी खाना खाया तो शाम में, दोपहर में खाना मिलेगा या नहीं, इसकी चिंता होती है। तो ये एक असमानता, ये सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता आपके आने वाले भविष्य को भी कहीं ना कहीं इंगित करता है कि अगर आप इस प्रकार के इन लोगों को मदद नहीं करें, कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाने का अगर प्रयास नहीं करेंगे, तो आपकी जो एक महत्वाकांक्षा है बेहतर भारत बनने का, विकसित भारत बनने का, क्षमता, वो महत्वाकांक्षा ही रह जाएगी। मतलब बहुत मुश्किल हो पाएगा फिर, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो ये है ना नारा। तो इस नारा को चरितार्थ करने के लिए आपको इस प्रकार के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना अत्यावश्यक है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि जो दरअसल मलिन बस्तियां हैं इनमें बेघर लोग बहुत ज्यादा हैं, और हालिया स्टडी में, आई मीन जो भी बातें हुई, इसमें बहुत सारे ऐसे जो तथ्य वो निकल कर आया
जैसे दिल्ली की मैं बात करूं तो सत्ता पलटने के बाद आम आदमी पार्टी के जाने के बाद जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो बहुत तेज गति से विशेष तौर पे उन जगहों पे जहां मलिन बस्तियां हैं उनको खाली कराया जा रहा है, जो इंक्रोचमेंट है उनको प्रॉपर तरीके से यूं कहें तो व्यवस्थित करने की प्रयास की जा रही। तो एक समस्या यहाँ ये भी है कि पहली बात तो ये जो रह रहे हैं जो उन झुग्गी झोपड़ियों में है, हालांकि अभी वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे विवादास्पद बातें भी निकल कर आई। रोहिंग्या मुसलमान को ऐसी बातें कही कि जो रोहिंग्या हैं वो दरअसल इन सब क्षेत्रों में ज्यादा हैं। बहरहाल ये सरकार का काम है पहचान करना कि कौन रोहिंग्या है, कौन भारत का नागरिक है, आदि आदि। विशेष तौर पे हमें वहां नहीं जाना है। पर हाँ, जो एक समस्याएं हैं स्वाभाविक तौर पे जो मलिन बस्तियों में रह रहे लोग हैं वो पूरे तरीके से बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भारत के अन्य राज्यों से आए लोग भी हैं जो अपने रोजगार के तलाश में आए थे, लेकिन रोजगार संभवतः न मिलने के कारण उन प्रकार के जो आवास है उनमें रहने के लिए वो बाध्य हुए। तो उनको अगर विस्थापित किया जाएगा तो निस्संदेह कहीं ना कहीं समस्याएं और बढ़ेगी, विशेष तौर पे वो वंचित समुदायों के लिए। तो इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बहरहाल अगली बात कही जा रही है, दरअसल हम ये देख रहे हैं भारत के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें उनसे जुड़े प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। उन क्रम में अगली बात कही जा रही है जलवायु शुद्धता और हीट स्ट्रेस। और हीट डोम भी एक शब्द यूज होता है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर जलवायु का क्लास करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का तो वहां ये चीजें समझ में आएंगी आपको। फिलहाल मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जलवायु शुद्धता और हीट स्ट्रेस है क्या। आपको पता होगा कि जो शहर है वो तकरीबन, है ना, कंक्रीट की शहर है, आपको मिट्टी दिखना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जो हमारा पर्यावरण है, अगर जो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो हमारा पर्यावरण है वो जो गर्म होता है, जो हीट होता है, वो दरअसल पार्थिव विकिरण से होता है। मतलब सूर्य की डायरेक्ट किरण से नहीं। सूर्य की डायरेक्ट किरणें जो है लघु तरंग दैर्घ्य की किरणें आती है और दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में परिवर्तित होकर आपके पर्यावरण को गर्म करती है। ये शब्द ये टर्म को ध्यान रखिए, कई दफा ये पूछा जाता है। तो जो पार्थिव विकिरण है, स्वाभाविक तौर पे मिट्टी में जो विकिरण है सूर्य के प्रकाश का, वो कंक्रीट के मुकाबले कम होगा। अगर ज्यादा पार्थिव विकिरण होता है, ज्यादा सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, तो निस्संदेह आपकी जो पर्यावरण है ज्यादा गर्म होगा। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि आए दिन ये भी देखा गया कि हमारे शहर में ग्रीनरीज जो है वो कहीं ना कहीं एक हाशिए पे है। मतलब ये कि पता नहीं कब ये नगण्य हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने इस पक्ष में, इस क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास किया। और मैंने कल या परसों भी इस बात की जानकारी देने की कोशिश करी थी कि जैसे चीन का सबसे बड़ा दिवाले है ना, क्या नाम है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इस प्रकार से कुछ उसी प्रकार से द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बनाए जाने की बात कही जा रही है। और चूंकि मैं दिल्ली की बात कर रहा, महानगरों की बात कर रहा, हीट स्ट्रेस की बात कर रहा, उस सापेक्ष में ये चीजें, ये बात कहीं ना कहीं उचित बैठती है समझ पाना। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का आशय ये नहीं है कि सबसे बड़ी दीवार बनाई जाएगी। दरअसल दीवार तो होगी, लेकिन दीवार में ईंट सीमेंट आदि चीजें नहीं होंगी। दीवार जो है दरअसल ग्रीनरीज से, यानी कि पेड़ पौधे से बनाई जाएगी। और ये काफी लंबा है, आप नीचे देख लेना। पूरे अरावली का जो सिरा है, पश्चिमी सिरा, पूरे उस सिरा को दरअसल कवर किया जाएगा वृक्ष के माध्यम से। आने वाले बहुत ज्यादा दिन नहीं, 3 सालों तक, 25, 26, 27, ये टारगेट है कि 3 वर्षों में द ग्रेट इंडियाज वॉल बनाने की आवश्यकता, जो प्रयास है वो किया जाए। तो शहरी दरअसल जलवायु सुविधता का मतलब ये कि जो ज्यादा और जल्दी प्रभावित हो जाए। अगर शहरों में यूं कहें तो, गांव में मान लीजिए अगर अभी जितनी भी टेम्परेचर रहे होंगे औसतन 30 डिग्री है या 42 डिग्री जो भी है, अभी दरअसल 30 डिग्री के आसपास था, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता फिलहाल। तो अगर 30 डिग्री है और 4 से 5 डिग्री बढ़ता है औसतन, तो शहरों को ज्यादा प्रभावित होगा। शहर ज्यादा प्रभावित होंगे गांव की अपेक्षा में। क्यों? क्योंकि गांव में पहली बात तो कंक्रीट जैसी स्थिति है नहीं। अगर कंक्रीट नहीं है तो जो रिफ्लेक्शन है विच मींस सोलर और रेडिएशन का, वो सापेक्षिक रूप से कम होगा। अगर कम होगा तो वातावरण कम गर्म होगी। दूसरी बात, जो रिफ्लेक्शन हो भी रहा है, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ ग्रीनरीज इसके मुकाबला ज्यादा है, तो CO2 का अवशोषण या फिर कहते उष्मा का अवशोषण भी हो जाता है। तो इसलिए वनरेबल कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अगर आपदा आती है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो उस आपदा के प्रभाव में विशेष तौर पे ग्रीष्म कालीन जो प्रभाव है
हीट डोम जैसी स्थिति है, शहर ज्यादा प्रभावित होंगे, दरअसल ये बातें कही जा रही। अगली बात इसमें ये भी कही जाती है, दरअसल समस्याओं के क्षेत्र में, समस्या को समझने के प्रयास में ये बातें कही जा रही है कि विगत वर्षों में ये देखा गया है कि एसी जो है, एयर कंडीशनिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रयोग है, जो उपयोग है, वो बढ़ता चला जा रहा है दिनों दिन, है ना, बढ़ता चला जा रहा है। इससे भी जो उससे गैसें निकलती है वो बहुत ज्यादा आपके पर्यावरण को नुकसान करती है, और उससे कहीं ना कहीं जो निकला गैस है आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ये कई बार स्टडी में आपको देखने को मिला होगा। अगली बात इसमें ये कही जा रही है कि जब हम, ये तो गर्मी की बात हो गई, गर्मी के बाद वर्षा विगत शरद ऋतु आई, है ना, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। एक ये था कविता, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख ऊपर बक्षुआई, उस प्रकार से एक निराला कुमार वर्मा शायद जब मैं 8-9 में था ये बातें थी। बहरहाल, तो जलवायु सुविधता और हीट स्ट्रेस के क्रम में अगली बातें कही जा रही कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा का मौसम आता है, तो फ्लैश फ्लड दरअसल देखने को मिलता है। जब भी बाढ़ आने की स्थिति, विशेष तौर पे शहरी बाढ़ को रेखांकित करने की बात की जाती है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बाढ़ दरअसल शहर में नहीं आता है। शहर के लोग जाकर बाढ़ वाले इलाके में बस गए और कहते हैं बाढ़ आ रहा है। बाढ़ कहाँ आता है? यमुना वाले क्षेत्र में, है ना, आपने देखा होगा। और यमुना वाला क्षेत्र दरअसल स्वाभाविक तौर पर नदी प्रारंभिक अवस्थाओं में रही होगी, वहां उसका आना जाना रहा होगा। अगर आप उसके रास्ते में जाएंगे तो ये आपकी गलती है, नदी को क्यों ब्लेम देना। तो वही कही जा रही कि जो विशेष तौर पे फ्लैश फ्लड है, बादल फटने की क्रिया है, वो हमारे देश में विशेष तौर पे महानगरों में बहुत ज्यादा होता है। और अभी 22-23 में भी आपने देखा ना, बेंगलोर में, फिर चेन्नई में, है ना, चेन्नई में तो कम, बेंगलोर में ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि बेंगलोर आज भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, ऐसी बातें कही जाती है। हालांकि दिल्ली उससे भी ज्यादा कंजेस्टेड है, पर चूंकि बेंगलोर जो है वो कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे है, तो वहाँ बारिश की मौसम, बादल फटने की जो घटना है वो ज्यादा होती है सापेक्षिक दिल्ली के। तो फ्लैश फ्लड और बादल फटने जैसी क्रियाएं भी एक प्रकार की चुनौती है। अगली बात ये कही जा रही है कि जब हम नगरीय उष्मा हीट की बात करते हैं तो इसका प्रभाव न सिर्फ पर्यावरण के आधार पे होता है, बल्कि आपके अर्थव्यवस्थाओं पे भी सीधा से प्रभाव डालता है, सीधा प्रभावित करता है। वो कैसे? मैंने एक डेटा पढ़ा जिस डेटा में ये बातें कही गई थी। खैर ध्यान में नहीं आ रहा डेटा, पर कोई बात नहीं। नगरीय उष्माद्वीप से ये बातें कही कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है ना, वो लोग होते हैं, जैसे महिलाएं होते हैं, बच्चे होते हैं, ना, बुजुर्ग होते हैं। तो जो महिलाएं, कार्यरत महिलाएं हैं, जो हमारे वर्कफोर्स या इकोनॉमी के जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट हैं, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इससे एक आंकड़ा निकल कर आया था कि हीट डोम होने से, हीट ट्रेस बनने से भारत को तकरीबन मिलियन नहीं बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। कितना बिलियन मैं फिलहाल गेस करने से बचूंगा, बट हाँ, बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति है जो होती है, और ये बातें दरअसल एक स्टडी में पाई गई। तो जलवायु विविधता और हीट स्ट्रेस न केवल पर्यावरण को प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से आपकी इकोनॉमी को भी प्रभावित करती है, स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। तो ये थे एक ये कहें तो मुद्दा। अगली बात मुद्दे में ही कही जा रही है कि अपर्याप्त शहरी प्रशासन और संस्थागत विखंडन। अपर्याप्त शहरी प्रशासन की हम जब बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में, माफ कीजिएगा, शहरी जो क्षेत्र है उसमें 3 प्रकार के दरअसल त्रिस्तरीय जो संस्थागत हैं, जो इस बात को या फिर जो प्रशासन है उसको यूं कहें तो संदर्भित करते हैं, उसको चलाने का काम करते हैं। वो दरअसल इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है जिससे सभी चीजें प्रॉपर तरीके सुगमता के साथ चल सके। मैं आगे और बताऊंगा। अपर्याप्त शहरी प्रशासन में पहली बात कही जाती है राजनीतिक और वित्तीय रूप से अशक्त यानी कि मतलब दूसरों पर निर्भर होना। मैंने अभी आपको बताया ही कि जो आयुक्त हैं, दरअसल सीईओ जिसे हम कह देते हैं, लोकल अर्बन बॉडीज के, जो एक आईएएस होता है, और बिहार सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वो की जाती है। बिहार सरकार तो सिर्फ बिहार में ही करेगा ना, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। लेकिन वो सिर्फ पोपट इन द सेंस, एक गुड़िया वाली जो स्थिति होती है ना, जिसे आप जैसे चाहो वैसे चला सको, उसी प्रकार की जो क्रियाविधि है वो वहां होती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा क्योंकि अगर आप किसी बॉडीज को स्वायत्ता नहीं देंगे, विशेष तौर पे निर्णय लेने की स्वायत्ता और आर्थिक स्वायत्ता, तो कहीं ना कहीं आपको अलग करने का कोई मतलब रहा नहीं। जब ये प्रारंभिक अवस्थाओं में इस विचार को लाया गया कि हमारे देश के अंतर्गत इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्यों? इसके पीछे की वजह यही रही थी, मंशा यही रहा था, प्रयास यही रहा था कि कम से कम जो विविधीकरण है, किस बात का?
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर के सेंस में सभी सभी प्रकार के पावर, इन द सेंस इकोनॉमिकल पावर, पॉलिटिकल पावर एंड सो ऑन। तो जो इस प्रकार की शक्तियां हैं वो विकेंद्रीकृत हो सके, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई और स्ट्रेंथन मजबूत बन सके। इसी परिकल्पना के साथ पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया था। लेकिन इतने संवैधानिकरण या यूं कह लें इतने सुगम प्रयास के बावजूद भी हम जो एक स्वायत्तता होनी चाहिए वो दे पाने में विफल रहे हैं। दूसरी बात, एक आर्थिक स्वायत्तता की बात की जाती है, जैसे स्टेट फाइनेंशियल जो राज्य वित्त आयोग है वो इस बात को निर्धारित करता है कि लोकल बॉडीज को किस प्रकार से कितनी राशि दी जानी चाहिए। तो जो वित्तीय भागीदारी है वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे राज्य के ऊपर निर्भर रहते हैं ये चीजें। तो इस प्रकार से वो निर्णय ले पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो पाता है, ये चुनौती के क्रम में हमने देखा। अगली बात इसमें ही कही जा रही कि जो विकास एजेंसियां हैं वो अर्ध सरकारी विकास एजेंसियां होती है, विशेष तौर पे लोकल बॉडीज में, तो पारदर्शिता का अभाव होता है, ये भी एक समस्या है। और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि अगर आप किसी भी, मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब शुरुआती के दौर में भारत सरकार के द्वारा ये बातें कही जा रही थी, या फिर बहुत सारे ऐसे समिति बने जिन्होंने ये कहा कि लोकल बॉडीज को स्थापित करना चाहिए, जिसे हमने तात्कालिक तौर पे या यूं कहें कालांतर में पंचायती राज व्यवस्था के तौर पे जाना। उनके मूल में ये बातें भी थी कि आपको जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें सहभागितारी मतलब जो नागरिक सहभागीदारी है उसको भी स्थापित करना है। लेकिन ऐसा हो न सका, और वर्तमान में जो दरअसल भागीदारी है वो नगण्य है, और इसी नगण्यता को प्रदर्शित करती है सीएजी की एक रिपोर्ट। और वो सीधे तौर पे ये कहती है कि भारत के जो शहर हैं या फिर जो लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज विशेष तौर पे, उनके द्वारा लिया गया डिसीजन विकास के तौर पे, मान लीजिए 100 डिसीजन को लिया, क्या मुझे 100 काम करने हैं, तो उन 100 कामों में तकरीबन 22% ही 22 कार्य ही हो पाता है, संपन्न हो पाता है पूरे तरीके से। तो ये एक समस्याएं हैं। मतलब ये तो बहुत ज्यादा दुख की बात है ना, कि तकरीबन कुछ भी नहीं होता। अगर 100 काम सोच रहे करने को, 100 योजनाएं लाई अपने व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन उन 100 में तकरीबन 20 के आसपास ही हो पा रहे, जो कि बहुत बड़ी चिंता का सबब है। दूसरी बात इसमें यही मैंने कहा था कि जब तक आप जन भागीदारी को नहीं बढ़ाएंगे, हालांकि वो बातें आ गया है कि फिलहाल उसको ये करते हैं। इसमें एक और बातें कही जा रही कि अंतिम बिंदु तक पर्याप्त कनेक्टिविटी का ना होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं शहर के किसी कोने में रहता हूँ, किसी स्थान पे रहता हूँ, स्वाभाविक तौर पे मुझे कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जाना पड़ता होगा, ऑफिस जाते होंगे, दुकान जाते होंगे, अपनी कहीं भी है जो भी चीजें है वहां। ये कहा जा रहा है कि एक औसत है, मैं पहले ये बात बता दूं कि औसतन महानगरों में ये बातें बताई जाती है कि 1.5 से 2 घंटा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है औसतन वो बर्बाद करता है ट्रैफिक में, यातायात में फंस करके। तो ये भी एक समस्या है। यातायात लगने वाला समय नहीं कह रहा, बर्बाद होने की बात कर रहा। मान लीजिए मैं निकला अपने ऑफिस जाने को, तो जो वगैरह वगैरह है, मतलब उसको क्या कहते हैं, लाइट वगैरह रहता है, खैर सब ध्यान में नहीं आ रहा, जो भी है, मतलब जो ट्रैफिक है उसमें समय कंज्यूम होता है तकरीबन 2 घंटा औसतन। ये बहुत बड़ी ये बात है, क्योंकि आप अपने जीवन के तकरीबन 2 घंटे डेली जीवन के जो समयावधि है 2 घंटे महज ऐसे ही वो खराब कर दिए। इससे आपके बहुत चीजों डायरेक्ट रूप से है ना, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। तो अंतिम बिंदु तक पर्याप्त कनेक्टिविटी का ना होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 2 घंटा ट्रैफिक में लगता है। एक समस्या या यूं कह लें एक सवाल थोड़ा सा आपके जहन में आ सकता है कि क्यों ऐसा, मतलब ये क्यों ऐसा होता है। तो दूसरी बात इसमें ये बात आ रही, हालांकि विस्तार से मैं आगे अगले टॉपिक में बताऊंगा। फिलहाल ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में, पूरे देश में दरअसल पूरे देश में कितने ऐसे शहर होंगे जिनमें तकरीबन मेट्रो का वो जो परिचालन है संभव हो पा रहा है। मैंने पढ़ा तो पता चला कि तकरीबन 17 ऐसे शहर हैं जिनमें मेट्रो का परिचालन हो रहा। और अब ये विडंबना तो देखिए, पूरे 17 शहरों में कुल मिलाकर जो मेट्रो की कुल लंबाई है वो कितनी है, महज 1000 किलोमीटर। उससे भी बड़ी बात कि 1000 में 460 से 465 किलोमीटर के आसपास महज अकेले आपके जो दिल्ली डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन जो भी है, मतलब दिल्ली वाला जो क्षेत्र है उसमें है मेट्रो की जो लेंथ है दरअसल। तो और 16 शहर जो है तकरीबन, यूं कहें तो, हालांकि 16 शहर तो नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे शहर हैं, तो और जो शेष शहर है दिल्ली के अलावा उसमें महज मात्र 5 से 600 किलोमीटर तक की है।
कुल बातें ये समझने की है यहाँ पे कि हमारे देश में इतने साल बीत जाने के बाद भी मेट्रो जैसी परिचालन बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत बड़ी मतलब लंबाई में नहीं हो पा रहा। हालांकि जब आप ये भी देखेंगे कि भारत में विशेष तौर पर दिल्ली में पहली बार मेट्रो कब चलाया गया था? 2000 2003 में, क्योंकि 2023 में इसका 20 वर्ष पूरा हुआ था और इस पे कुछ सवाल भी आए थे मौके पे, तो मुझे ध्यान में है। तो 2000 से लेकर के 25 वर्ष हो गए और अभी तक तकरीबन 500 किलोमीटर भी हम जो परिचालन है वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये 500 किलोमीटर तब है जब हम दिल्ली के यूपी के जो वो मेट्रो परिचालन है ऐड कर ले रहे तभी, नहीं तो फिर इसका और भी कम हो जाएगा। तो मेट्रो जैसी जो व्यवस्थाएं हैं इसको और विस्तारित करने की आवश्यकता है, ताकि मतलब जिससे जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं वो कम हो सके और 2 घंटा भारतीय नागरिक का, भारतीय जो कामगार हैं उनका बच सके। दूसरी बात इसमें यह भी कही जा रही है कि अंतिम कनेक्टिविटी ना होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जहां मुझे जाना है, जहां मेरा आवास है, वहां से लेकर के वहां तक जो टीओडी एक शब्द आगे आएगा, ट्रांजिट ओरिएंटेशन, मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेशन डेवलपमेंट, मतलब ये कि शुरू से लेकर के अंत तक आपके जो एक यातायात है, विशेष तौर पर पब्लिक यातायात, वो होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो 500 मीटर के आसपास जरूर होना चाहिए। ये बातें कही गई है, जो मैं टीओडी आगे बताऊंगा विस्तार से इसके बारे में। तो अंतिम बिंदु तक पर्याप्त कनेक्टिविटी का ना होना एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमने ये देखा। अगली बातें कही जा रही, दरअसल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में विशेष तौर पे भारत के शहरी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे। अगली बात है रोजगार और अनौपचारिक आवास। जब ये बात मैं बताऊं, विस्तार से बताऊं, उससे पहले एक डेटा मैं बताता हूं कि भारत के जो शहरी है, विशेष तौर पे महानगरीय शहर, दरअसल उसमें 90% जो रोजगार है अनौपचारिक है। औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, मतलब ये कि अगर आप सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के साथ, नियोक्ताओं के साथ जुड़े हैं तो वो औपचारिक चीजें होंगी। औपचारिक कहने का ऐसा ये भी हुआ कि मैं अगर किसी संस्था, फर्म या फिर एम्प्लॉय के साथ जो नौकरी दे रहा है उसके साथ अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ तो कुछ अनुबंध हैं। अनुबंध ये कि आप मुझे कितने समय तक काम कराएंगे, आप मुझे कितनी सैलरी देंगे, ये सब तमाम चीजें औपचारिक रूप से अगर यूं कहें तो डील है तो कहीं ना कहीं ये चीजें ये आएगी औपचारिक में। अनौपचारिक का मतलब क्या हुआ कि जब तक मेरी मर्जी, मान लीजिए मैंने 10 लोगों को नौकरी दिया है, मेरी कोई एक संस्था, कोई फर्म है, इस तरीके से मैं 50, 100, 1000 लोगों को ये दिया, लेकिन मेरी मर्जी कब उनको मैं हटा दूं, कब उनको बुला लूं, इस प्रकार से। तो कोई किसी प्रकार का आबंधन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, दरअसल किसी प्रकार के जो ये हैं, तो कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है नियोक्ताओं के ऊपर, तो ये अनौपचारिक में आएगा। और यही डेटा निकल कर आती है कि 90% लोग अनौपचारिक हैं। अगर अनौपचारिक हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनको रहने का जो आवास है नियोक्ताओं के द्वारा नहीं दिया जा रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे जो महानगर हैं वहाँ बहुत सारे, जैसे मैं थोड़ा सा मैं क्यूरियोसिटी के तौर पे जब भी बाजार में किसी ठेले या फिर किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संबंध होता है, मैंने खाने पीने के लेकर, तो मैं ये सवाल जरूर करता हूँ कि भैया आप कहाँ से हो, है ना। तो ज्यादा जो आंसर है वो दरअसल क्या नाम है, यूपी, बिहार, राजस्थान से कुछ लोग, और फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जो गरीब देश, सॉरी गरीब तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ जो आर्थिक रूप से अशक्त देश हैं, राज्य हैं, वहां से लोग ज्यादा यहाँ आ रहे हैं। और इसलिए मैं ये बातें कह रहा क्योंकि इतनी गरीबी आयु के लिए, इतने आर्थिक चुनौती के बाद वो यहाँ पैसे कमाने आते हैं, अपने जो रोजगार है रोजगार के क्रम में आते हैं, लेकिन उनको बेहतर आवास नहीं मिलता है। आवास ना मिलने के कारण उनको एक कड़ी बनता है, कड़ी इन द सेंस एक चेन बनती है उनके समस्याओं का। अगर आवास बेहतर नहीं है तो उनको स्ट्रेस ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य समस्याएं भी आती है कि अगर आप प्रॉपर एक वेल मेंटेन्ड पर्यावरण में नहीं हो तो स्वास्थ्य समस्याएं और ज्यादा होती है। जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों को ज्यादा समस्याएं होती है स्वास्थ्य के संदर्भ में। तो फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आपके जो बहुत एक हिस्सा, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि हमारे देश के जितने
लोग हैं, जो डिस्पोजल इनकम है हमारे लोगों का, उसमें से तकरीबन 62 से 63% जो पैसे हैं, जो इनकम है वो जो क्या कहते हैं मेडिकल या फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौती जो है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पे खर्च होता है। ये एक बहुत बड़ी राशि है। तो ये एक कड़ी बनता है कि आए थे पैसा कमाने, लेकिन उनको प्रॉपर आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिला तो फिर समस्याएं हुई, स्वास्थ्य समस्याएं, फिर वो एक कड़ी चलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो दुविधा समस्या है हमारे ये कहें तो शहरी क्षेत्रों के लिए। इसमें एक और बातें कही जा रही है, हालांकि वो मैं आगे देखूंगा, लेकिन हाँ अगली बात है पर्यावरण क्षरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, तो अगली बात है पर्यावरण क्षरण। अब आपने देखा होगा कि जो शहर है, विशेष तौर पे शहर पूरी तरीके से शहर नहीं होता, कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा जो ये है वो ग्रीनरीज होते हैं वहाँ, उन ग्रीनरीज को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की प्रयास की जा रही है। और वहाँ जो नए नए घर है, नए नए आई मीन सॉरी जो अवसंरचना है उसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये एक समस्या। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि विगत दिनों में, विगत वर्षों में बढ़ते गर्मी के कारण एसी की जो एक प्रचलन है वो बहुत ज्यादा हो गया और लोग ज्यादा से ज्यादा एसी का जो एक उपभोग है वो कर रहे हैं। जब हम पर्यावरण क्षरण की बात करते हैं तो प्रदूषण हमारे ध्यान में आता है, और जब प्रदूषण ध्यान में आता है तो एक रिपोर्ट दरअसल आई थी कि विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 अकेले भारत में हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हम किस नोड पे खड़े हैं विशेष तौर पे प्रदूषण के संदर्भ में। और सबसे जो ये है मतलब सबसे प्रदूषित शहर इन द सेंस ऑफ राजधानी, दरअसल सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी दिल्ली है। ये एक शर्म का वो बात है। बहरहाल तो पर्यावरण क्षरण भी हो रहा है, पेड़ ज्यादा से ज्यादा काटे जा रहे हैं, एसी की जो वो चीजें वो बनाई जा रही, मतलब लगाई जा रही। अगली बात इसमें ये कही जा रही है, जो सबसे बड़ी चुनौती को उजागर करता है कि जो आर्द्र भूमियां हैं, दरअसल जो जलाशय हैं, उनको भी कवर अप करने की प्रयास किया जा रहा है, उनके ऊपर भी अवसंरचनाएं बनाती चली जा रही है। एक बात और इसमें ये भी कही जा रही है कि जो जल निकाय है, जो जल निकास है, उसको अवरुद्ध किया जा रहा है। और इसी के परिणाम के तौर पे आपने देखा होगा कि जो बरसात के दिनों हैं उनमें फ्लड जैसी स्थिति देखने को मिलती है। अगर आप पानी निकास, जल निकास के को अवरुद्ध कर देंगे तो जो वर्षा का जल है वो जाएगा कहाँ? अंततः आपको ही भुगतना पड़ेगा बाढ़ के रूप में। तो ये कुछ प्रयास हैं, दरअसल ये कुछ समस्याएं हैं। अगली समस्या और लास्ट समस्या है लोकल बॉडीज विशेष तौर पे का मतलब सशक्त नहीं होना, एम्पावर नहीं हो पाना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। चूंकि मान लीजिए मेरे को मुझे किसी भी प्रकार के संस्था मतलब विकास करने अपने लोकल बॉडीज में, और मेरे पास वित्तीय संस्थान, वित्तीय जो संसाधन है वो है नहीं। दूसरी बात, जो राजनीतिक तौर पे हमें आत्मनिर्भरता होना चाहिए निर्णय लेने के पर्सपेक्टिव में, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक रबर स्टैंप वाली आपने ये चीज भी मतलब पढ़ा होगा पॉलिटी में, वो चीजें होती है। मतलब हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, ये चीजें कही जा रही। महापौर का पावर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनौपचारिक मतलब सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का है। तो अगर इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से आप अपने इस व्यवस्थाओं को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है अधोगामी यानी कि डाउनवर्ड चलता चला जाएगा। तो सुधार करने की आवश्यकता है। अगर समय के साथ सुधार नहीं किए तो आने वाले दिनों में और भी समस्याएं बढ़ेगी, चाहे पर्यावरणीय समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे तंत्रगत समस्याएं हो। इन सभी समस्याओं को हम बहुत ज्यादा फिर कहते हैं ना कि एक बार हो जाने के बाद फिर पानी सर से ऊपर चला जाता है। ये चीजें कहीं ना कहीं जब मैं एडिटोरियल देख रहा था उसमें उल्लेखित थी कि समय के साथ ही, समय के रहते ही आपको इन चीजों को आगे बढ़ाना, इन चीजों को ओवरकम करना है। तो ये थे कुछ प्रमुख मुद्दे, जुड़े प्रमुख समस्याएं जिसे हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। अब ये देखने का प्रयास करते हैं कि सतत शहरी विकास के लिए भारत सरकार क्या उपाय अपना सकती है, किस प्रकार के किस प्रकार के सुधार, संस्थागत सुधार हो, राजनीतिक सुधार हो, वित्तीय सुधार हो करे, ताकि हमारी ये व्यवस्थाएं जो है वो सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ पाए। इस क्रम में पहली बातें कही जा रही है स्तरीकृत शासन मॉडल का अंगीकरण। और मैंने पहले आते के साथ ये बातें कही थी कि आपको
स्ट्रेटिफिकेशन एक तरीके से करना होगा आपके जो लोकल अर्बन बॉडीज है उनका। मान लीजिए नगर निगम है, नगर निगम के पास इतनी शक्ति है कि वो, खैर दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो नगर निगम है इनको कई स्तरों में भी विभक्त किया जाए। उनके लिए मान लीजिए एक शहर है, नगर निगम पूरे शहर को देख रहा, तो वैसा शहर जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है उनके लिए एक अलग तंत्र स्थापित करें। एक ऐसा तंत्र जो मध्यम वर्गीय आई मीन डेवलपिंग है उनके लिए अलग, और जो अंडर डेवलप्ड है उनके लिए अलग। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप संतुलिता के साथ विकास देखना चाहते हैं, एक बराबरी के साथ सभी चीज को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं विकास के क्रम में, तो आपको पेनिट्रेशन के साथ ये करना होगा। पेनिट्रेशन के साथ जो नीतियां उसको बनानी होंगी। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर के लोग जो है नीति बनाए और उनके नीति का जो रिसाव है नीचे आते आते बहुत कमजोर पड़ जाए। इस चीज को व्यवस्थित करने के लिए ये बातें कही जा रही कि स्तरीकृत शासन मॉडल को अंगीकृत किया जाए, आई मीन अडॉप्ट किया जाए। और इसके फायदे मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रकार से पेनिट्रेशन के साथ नीति निर्माण के साथ विकास होगा तो एक संतुलिता के साथ, एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ पाएगी, विशेष तौर पे शहरी क्षेत्र। तो ये बात है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि जब हम छोटे निकायों को विभाजित करते हैं तो महज विभाजन कर देना ही पर्याप्त नहीं है। उन विभाजन में उनको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देनी होगी। किस बात की स्वतंत्रता? आर्थिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता निर्णय लेने की स्वतंत्रता। दरअसल मैं ज्यादा बार स्वतंत्रता स्वतंत्रता कह दिया, बहरहाल। तो इस प्रकार की अगर एक्युमुलेटिव उनके पास अब बल आएगा, इंडिपेंडेंसी जो है वो आएगी, तो निस्संदेह हमारा ये जो एक प्रकार का बहुत बड़ी समस्याएं हैं कम हो पाएगा। अगर आज नहीं तो कल जरूर हो पाएगा। तो सतत विकास के लिए ये जरूरी है कि स्तरीकृत करने की आवश्यकता। अगली बात कही जा रही है बुनियादी अवसंरचना में सुधार। बुनियादी अवसंरचना आज भी हमारे देश में, हालांकि 15 मिनट सिटीज एक शब्द आपने सुना होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जैसे एक बात मैं बता दूं, मतलब जब मैं ये देख रहा था कि विश्व के अन्य देशों में किस प्रकार के मतलब आपके देश को चलाने के लिए विशेष तौर पे जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं, शहर को चलाने के लिए ये है। थोड़ी सी मेरी क्यूरियोसिटी थी कि जो विदेश है वहां शहर को चलाने के लिए कैसी कैसी चीजें होती है। उनमें उसमें एक बात मुझे समझ आया कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है एक कंसेप्ट पे, एक परिकल्पना पे आगे बढ़ती है, 15 मिनट सिटीज। इसका मतलब ये हुआ, फिर मैं इसको भारत से भी जोड़कर बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि शहर में हर वो चीजें 15 मिनट से ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, चाहे यातायात से चाहे पैदल। मतलब ये कि मान लीजिए मैं जिस भी जगह पे हूँ, मेरा हॉस्पिटल 15 मिनट से ज्यादा दूर पे नहीं होना चाहिए। मेरा जो मनोरंजन स्थल है वो 20 या फिर कह लें 15 मिनट से ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ मुझे काम करने जाना है रोजगार के लिए, वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को, इस परिकल्पना के आधार पर वो अपने जो शहरी अवसंरचना उसको निर्माण करते हैं। भारत में ये चीजें तकरीबन 2 घंटे के आसपास उभर कर आती है। मतलब जैसे वो 15 मिनट सिटीज थी, तो भारत में 2 आवर सिटीज है। मतलब ये कि मैं जहाँ भी हूँ और मुझे अगर स्वास्थ्य के लिए अपनी देख रेख, मतलब स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अगर लाभ हेतु सरकारी हॉस्पिटल जाना है तो औसतन 2 घंटे लगेंगे। मुझे अगर अपने काम के लिए जाना है तो औसतन 2 घंटे लगेंगे। मुझे अगर अपने किसी मनोरंजन स्थल पे जाना है तो वहाँ समय जो है 2 घंटे लगेंगे। तो ये थे कुछ अंतर। जापान में भी ऐसी ही कुछ चीजें हैं। और टीओडी जो है ना, दरअसल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये जापान से ही मैंने आपको बताने का प्रयास करा। और भारत में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर टीओडी आधारित, इसका हिंदी बहुत गजब था लेकिन मैं कहाँ लिखा नहीं, शायद हाँ लिखा, पारगमन उन्मुख विकास, टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये क्या है मैं फिलहाल अभी स्किप करूंगा क्योंकि आगे इसे विस्तार में बताना है। मैं दरअसल ये बताने का प्रयास कर रहा कि बुनियादी अवसंरचनाओं के सुधार में आपको किन किन पक्षों को ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो ये कि जो यातायात है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें आप। डाइवर्सिफाई इन द सेंस, जैसे आपने कई बार मूवीज में या फिर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि शहरों में, विशेष तौर पर वैश्विक शहरों में साइकिल के लिए एक अलग वो होता है। मतलब जैसे मैंने कई बार ये देखा है कि जो कनाडा या फिर आयरलैंड, कनाडा के जो ये हैं वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो साइकिलिंग करते हैं, इसलिए ताकि जागरूकता बने और ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का यूज करें। मैं उन पे नहीं जानना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, पर हाँ उनकी अवसंरचनाओं को जरूर यूं कहें तो चिन्हित करूंगा। और ये कहूंगा कि अगर आप अपने देश में जो यातायात है उसको वैविध्यक नहीं करोगे, उनको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, तो ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो बनी रहेगी। वो कैसे? आपको पैदल चलने के लिए अलग चाहिए, लेकिन भारत के महानगरों में क्या है, वहीं साइकिल चल रहा, वहीं जो प्राइवेट जो गाड़ी है वही चल रहे, जो सरकारी यातायात साधन है वो भी वहीं चल रहे, मोटरसाइकिल, तमाम चीजें जो है एक ही सड़क पे चलाया जा रहा। तो इससे यातायात कम होगी, सुरक्षित होगी, या यूं कह लें
व्यवस्थित होगी बहुत मुश्किल है। तो जब भी आगे आने वाले समय में आप अपने शहरीकरण को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो टीओडी संबंधित चीजों को देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो एक विचार है उसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि जो मेट्रो नेटवर्क है, दरअसल जो मेट्रो नेटवर्क है उसको भी व्यवस्थित और यूं कहें तो डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है, विस्तारित करने की आवश्यकता है। मैंने आते के साथ भी ये बातें आपको बताई थी कि हमारे तकरीबन 17 शहरों में मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इन सभी शहरों के अगर औसतन भी देखें तो एक मतलब 100 किलोमीटर जो मेट्रो होना चाहिए नहीं है। कुल मिलाकर 1000 किलोमीटर की परिपात है जो एक लेंथ है मेट्रो का वो है, लेकिन उससे ज्यादा तकरीबन आधे से ज्यादा 465 किलोमीटर के आसपास सिर्फ दिल्ली और यूपी वाले छोटा सा जो इलाका है ना एनसीआर का मिलाकर उसमें है। तो यातायात अवसंरचना को बुनियादी अवसंरचना में यातायात अवसंरचना को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिसमें पैदल चलने के लिए अलग हो, साइकिल के लिए अलग हो। अगर ऐसा हो पाएगा तो जो विश्व के अन्य देशों की जो टीओडी संबंधी परिकल्पना है वो भी व्यवस्थित हो पाएंगी। और अगर ऐसा हो पाएगा तो भारत के लोगों को जो 2 घंटा औसतन बिताने पड़ते हैं ट्रैफिक में वो बचेगा। और 2 घंटे प्रतिदिन के बहुत ज्यादा समय होता है, विशेष तौर पे उनके लिए जो कामकाजी व्यक्ति हैं, है ना। तो बुनियादी अवसंरचना में सुधार करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर यूं कहें तो स्थापित करने की आवश्यकता है। और भारत में आपने देखा होगा जैसे बिहार में पिंक करके वो चालू हुआ ना, पिंक बस योजना, जिसमें महिलाएं ही डॉक्टर होंगी, सॉरी डॉक्टर में कह दिया कंडक्टर, दरअसल महिलाएं ही कंडक्टर होगी, महिलाएं ही क्या उसको कहते हैं ड्राइवर होंगे। और जो भी स्टाफ सिक्योरिटी आदि चीजें हैं सभी जो मतलब महिलाओं को प्रॉपर तरीके से मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत बढ़िया मैं ये कहूँगा सराहनीय कार्य है बिहार सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री के द्वारा। वो शुरुआत से ही देखा गया है कि जो नीतीश कुमार हैं, हालांकि अभी बहुत ज्यादा विवाद में है, विगत दिनों में ही उन्होंने कई बार ऐसा देखा गया, गलती एक बार दो बार नहीं होती है, जब आपकी व्यवस्थाएं आपके स्वास्थ्य या फिर मानसिक हालत पे उनके सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ये राजनीतिक मुद्दा है, मैं वहां विशेष बात कहने से बचूंगा। चलिए, दरअसल हम ये समझने का प्रयास करें कि सतत शहरी विकास के लिए भारत क्या क्या उपाय कर सकता है जिससे हम अपने शहरी व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित कर सके, मजबूत बना सके। इस क्रम में अगली बातें हैं जलवायु अनुकूलन भवन का निर्माण। जलवायु अनुकूलन भवन का निर्माण क्या, जैसे भूकंप रोधी भवन का निर्माण होता है ना, बड़ी बड़ी गड्ढा में मोटी मोटी वो जो भी है, मैं अपनी भाषा में बताने का प्रयास कर रहा। तो अगर उस प्रकार से भूकंप रोधी बनाए जाने की बात अगर करी जाती है बिल्डिंगों की, तो क्यों ना जलवायु अनुकूलन भी जो ये है दरअसल भवन है उसका निर्माण किया जाए। अब ये कैसे होगा, इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? मैथ्स कह देने मात्र से तो कोई सुनेगा नहीं, है ना। और अगर कह देने मात्र से सुनी जाता तो सरकार कब से चिल्ला चिल्लाकर कही जा रही है कि आप ऐसे करें वैसे करें, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन एक प्रकार की, मुझे ऐसा मानना है कि ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन जो है वो भारत सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। प्रोत्साहन कैसे? प्रोत्साहन मानिए इस प्रकार से, जैसे पीएलआई योजना है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव, मतलब ये कि अगर आप किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, कर जो है वो कम लगेगा, बिजली फ्री, तमाम चीजें जो है वो दी जाएगी। उसी प्रकार से सरकार को इस क्षेत्र में भी कदम उठाना चाहिए और ऐसा योजना या यूं कह लें ऐसा प्रोत्साहन देना चाहिए कि अगर आप ग्रीन बिल्डिंग प्रकार के किसी भी अवसंरचना को बनाते हैं, जिसे हम ये भी कहते हैं ना ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये हुआ कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रीनरीज को भी मतलब ऐड करें। ग्रीनरीज में हो सकता है आप वृक्षारोपण की बात कर ले, ग्रीनरीज जो ये है उसमें हो सकता है आप क्या कहते हैं उसको, झील है, तालाब है, इन चीजों को भी व्यवस्था करें। तो अगर ऐसी चीजें तो नहीं, दरअसल ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। बहरहाल इसमें एक बात ये भी कही गई कि अगर आप प्रोत्साहन इस प्रकार से देगी सरकार, तो मतलब प्रोत्साहन ये कि अगर सरकार कह दे कि आप अगर ग्रीन बिल्डिंग बनाते हो तो आपको जो कर लगता है दरअसल एसेट टैक्स वो कम लगेगा, जिसे हम कैपिटल टैक्स कहते हैं, दरअसल एसेट टैक्स नहीं, तो कैपिटल टैक्स में छूट होगी। दूसरी बात ये कही जा रही कि जो ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, जो निर्माण जो बिल्डर वगैरह हैं, है ना, जिसको हम लोग डेवलपर कह देते हैं, तो उन डेवलपर को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। उनको इस बात से जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है, मतलब उनको फायदे के पर्सपेक्टिव से बताए जाने की आवश्यकता है। यदि आप ग्रीनरीज बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो आपको XYZ
क्षेत्रों में फायदा होगा, टैक्स कम लगेंगे, जो आपके कागजात हैं उन पे बहुत ज़्यादा रियायतें दी जाएगी, और आपके जो और भी चीज़ें हैं जो संभवतः उनको दिक्कत होती थी उनमें सहूलियत की जाएगी। अगर इस प्रकार के प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दी जाती है तो निस्संदेह हमारे देश की जो शहरीकरण है आने वाले समय में जो होगा या फिर जो हो रहा है उसमें ग्रीनरीज को सेंट्रिक किया जाएगा। तो ये थी बातें। अगली अगली बात ये कही जा रही कि सामुदायिक भागीदारी के साथ योजना बनाना। मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर ये कहूंगा कि जब भारत सरकार के द्वारा ये बातें परिकल्पित करी जा रही थी कि अपनी व्यवस्थाओं को विशेष तौर पर लोकतांत्रिक संरचना को विकेंद्रित करने की आवश्यकता है, उसके लिए क्या किया जाए, तब कहीं जाकर जो ये थे लोकल गवर्नेंस की जो है एक अवधारणा आई। लोकल गवर्नेंस की अवधारणा में बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसमें एक बात बहुत ज्यादा गौर करने वाली ये है कि आप जो सामुदायिक भागीदारी है उसको सुनिश्चित करें। आप जब भी विकास की बात करें, जब भी आगे आने वाले किसी भी प्रकार की रणनीति को बात करें, उन रणनीति में उस विकास में जन भागीदारी हो, जन सामुदायिक भागीदारी हो, इसकी सुनिश्चित हो सके, इसी परिकल्पनाओं के साथ दरअसल 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये किया गया। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे देश के जो महानगर हैं, महानगर में जो क्या नाम है उनका, जो नीति निर्माण करने वाले तंत्र है, अर्ध सरकारी तंत्र, उनमें जन भागीदारी बढ़े। जन भागीदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जन भागीदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप नागरिकों से जाकर पूछें, जिसे हम नागरिक रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। हाँ, वो तो एक जरूरी है ही, एक बहुत बड़ा जरूरी हिस्सा है आपका नीति निर्माण के लिए। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है कि अगर आप इतने सिंगल लेवल पे अगर नहीं पूछ सकते तो विशेष तौर पे जो वार्ड समितिज है, दरअसल जिसे हम वार्ड सदस्य भी कह देते हैं ना, तो वार्ड समितिज और वार्ड सदस्य को कहीं ना कहीं आप अपने नीति निर्माण में मतलब जोड़ कर रखें। जैसे मान लीजिए मेरे शहर के किसी इलाके में, किसी कॉलोनी में या किसी भी मोहल्ले आदि जो भी आप कह लें, में क्या समस्याएं हैं, ये महापौर कैसे जानेगा बेहतर तरीके से? ये तो मैं वहां का निवासी हूँ, मैं वहां का वार्ड सदस्य हूँ, मैं वहां के वार्ड समिति का एक मेंबर हूँ, तो मुझे जानकारी होगी ना मेरे घर में क्या समस्या है, मेरे से बेहतर कौन बता सकता है? और यही चीजें चूक होती है विशेष तौर पर लोकल गवर्नमेंट में, कि जो जन भागीदारी है विशेष तौर पे उनको उपेक्षित किया जाता है, उनको बेहतर तरीके से यूं कहें तो साथ नहीं लाया जाता है। वही कहा जा रहा है कि अगर आप सामुदायिक भागीदारी को एक स्थान देते हैं, आप अपनी योजनाओं में उनको भी आत्मसात करते हैं, तो फिर ये संभव हो पाएगा कि आप एक बेहतर तरीके से और ग्राउंड लेवल यानी कि जीरो लेवल से लेकर ग्रास रूट लेवल से ऊपर जो है वो संभावना है कि आप विकास कर पाए। अगली बात इसमें कही जा रही है कि डिजिटल और शिकायत निवारण भी हो, चूंकि जन सामुदायिक भागीदारी महज ये नहीं होना चाहिए कि लोगों से सिर्फ सवाल कर लिए जाए। सवाल अगर आप करने जाएंगे, पूछने जाएंगे, तो काउंटर सवाल भी आपके समक्ष हो सकते हैं। ये कोई भी तंत्र के परस्पर होता रहता है। तो सरकार के द्वारा पूछे गए सवाल के सापेक्ष में उसके भर से जो सवाल आ रहे हैं उनके लिए उनको कैसे जवाब दिया जाए, इनके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जिसमें वो आपके सवाल का जवाब दे भी सकें और वो अपने सवाल का जवाब ले भी सकें। ऐसे अगर निवारण तंत्र की स्थापना होती है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता बढ़ेगी, और पारदर्शिता इज द डाइट ऑफ योर गवर्नेंस, है ना। यानी कि अगर पारदर्शिता जितना ज्यादा होगा, आपकी जो हेल्थ है आपके गवर्नेंस की वो उतने ही प्रॉपर तरीके से मजबूत होगी। अगली बात कही जा रही है स्मार्ट सिटी मिशन। हमने बात करी ही इस पे बहुत ज्यादा, पहले भी बात किया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ ये कहने की आवश्यकता है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन मतलब क्या है ना, जो जो हमने बातें कही कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना, तमाम चीजें, मतलब ये कि 15 मिनट सिटीज होना चाहिए, यातायात के लिए जो फुटपाथ है दरअसल पेडिस्ट्रियन जिसको कहते हैं, पदयात्री वाले, वो अलग होना चाहिए, साइकिलिंग के लिए अलग होना चाहिए, है ना। अगर इस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपके जो शहर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो निस्संदेह आने वाले दिनों में ये तमाम समस्याएं कुछ हद तक कम हो पाएगी। वही यहाँ कही जा रही, और ये तमाम चीजें स्मार्ट सिटी मिशन का एक हिस्सा है, एक लक्ष्य है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के विस्तार और ज्यादा से ज्यादा हो तो संभवतः हम अपने शहर को जो एक शहर है उसके भविष्य को बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने दरअसल ये देखा कि भारत के शहरों का क्या भविष्य है, क्या क्या समक्ष चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों के लिए सरकार क्या कर सकती है,
और वर्तमान समय में जो लोकल बॉडीज हैं, विशेष तौर पे लोकल अर्बन बॉडीज, उनकी क्या भूमिकाएं रहे, उन भूमिकाओं में और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इन तमाम चीजों को हमने सरसरी निगाहों से विस्तार से समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप आज के इस सेशन से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। शुभ रात्रि आप सभी को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।